वालेकुम। बच्चा पार्टी, क्या हाल है? बच्चा पार्टी, कल आपका ऑडिट का पेपर है, तो इसमें आपने बड़ा प्लानिंग के साथ चलना है और जो कुछ भी लिखना है बड़ा सोच समझ के लिखना है। आप अपने जहन में ये रखिएगा कि ये 60% आपके इंग्लिश या राइटिंग स्किल्स का पेपर है और 40% आपका ऑडिट का पेपर है। ऑडिट आपने प्रैक्टिकली नहीं किया तो ये ऑडिटिंग स्किल्स का टेस्ट नहीं है आपका, ये एक्चुअली जो आपको नॉलेज आता है उसको आपने लिखना है। तो मेरी सजेस्टेड अप्रोच यही है कि आपकी तैयारी माशाल्लाह पूरी होगी और जब आप सुबह पेपर में जाएं तो आपने अपने रीडिंग टाइम को बड़ा अप्रोप्रिएटली यूज करना है। रीडिंग टाइम में आपने एक दफा बस ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से क्वेश्चन है जो वन लाइनर, टू लाइनर या थ्री लाइनर है, क्योंकि ये जो दो दो तीन तीन लाइन वाले क्वेश्चन होंगे ये प्योर रटा होगा और ये कम से कम आपके पेपर में 22 से 25 नंबर और 30 नंबर का भी प्योर रटा हो सकता है। जैसे रिलायंस ऑन अदर्स से क्वेश्चन बन सकता है, रिलेटेड पार्टी से बन सकता है, चैप्टर नंबर 4 से रटा बन सकता है, चैप्टर नंबर 5 इंटरनल कंट्रोल से प्योर रटा आ सकता है। तो इस तरह से ये जो चार पांच चैप्टर है जहां से प्योर रटे वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपने रीडिंग टाइम में सिर्फ आपने जो रटे वाले क्वेश्चन है वो पिक करने हैं। कोई भी तीन पिक कर लें या चार। मेरा यह है कि पांच पांच छह छह नंबर के अगर कोई रटे वाले क्वेश्चन हो तो तीन पिक कर लें, तो वो आपके पास 15 से 18 नंबर आ जाएंगे। और आपने उनके छोटे छोटे हिंट पॉइंट अपने पेपर पे लिख लेना है, छोटे छोटे हिंट, क्योंकि वो आपको उस पे बुकलेट पे तो लिखने नहीं देंगे जो आंसर शीट है। तो आपने छोटा छोटा हिंट बना लेना है। तो आपने मेक श्योर करना है कि 12 से 15 नंबर आपके रीडिंग टाइम में तैयार हो जाएं जो प्योर रटे वाले हैं। और जो ही वो आपको कहें राइटिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो आपने सबसे पहले ये रटे वाले क्वेश्चन लेने। इनको करने के बाद फिर आपने जाना है एथिक्स। एथिक्स पे आपके कम से कम 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। थ्रेट्स का पता होना चाहिए, थ्रेट्स की इवेल्युएशन का पता होना चाहिए और रिलेटेड सेफगार्ड्स का पता होना चाहिए। तो हर थ्रेट की इवेल्युएशन कैसे करते हैं, स्टार्टिंग वर्ड्स क्या हैं, वो आप अपने जहन में रखें। और इसके अलावा आपने कुछ पॉपुलर सेफगार्ड्स अपने जहन में रखनी है कि जिस आदमी की वजह से सेफगार्ड है या जिस वजह से है, अगर वो सिचुएशन रिमूव हो सकती है उसको रिमूव कर लें। और अगर आदमी जिसको रिमूव कर रहा है उसने अगर कोई काम किया हुआ है तो उसको जनाब अली रिव्यू कर लें। और अगर वो सीनियर लेवल का है तो किसी इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए से रिव्यू करवा लें। और लीगल एडवाइस ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट से पूछ सकते हैं। तो जनरल वो आपने सेफगार्ड्स वगैरह आपने लिख देने हैं, लेकिन हर सिचुएशन को इवेल्युएट करना है कि रेलेवेंट सेफगार्ड्स क्या है। फिर एथिक्स के बाद मेरे लिए जो आपके लिए सजेस्टेड क्वेश्चन जो है, वो आपने जो चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आएगा कंपनी लॉ का, वो कंपनी लॉ का ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो सेक्शन है वहां से 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर आपने वो करना है। उसके बाद फिर आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का क्वेश्चन करना है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर 10 नंबर के भी आ सकते हैं और अगर दो आइटम हो तो 15 से 20 नंबर के भी आ सकते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखते हुए आपने ये जहन में रखना है कि ये पर्टिकुलर जो आइटम है ये एसेट है या लायबिलिटी है। अगर एसेट है तो उसमें ओवर स्टेटमेंट के चांसेस होंगे, लायबिलिटी है तो अंडर स्टेटमेंट के चांसेस होंगे। तो सबसे पहले आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जहन में लानी है उस आइटम की कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, क्या माइनस होती हैं। तो वो आइटम अगर गलत ऐड हो जाए या माइनस हो जाए तो इसका मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है। तो उन ट्रीटमेंट्स को चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाएगा और किन सोर्सेज पे लगाएगा। मेजर सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस पांच ही होते हैं, जिसका निमोनिका डाटा 3। डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो आप जो भी इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट डायरेक्टर से करेंगे। एसेट्स जो होते हैं वो आपके लिए मेजर सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस होते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह वहां से करेंगे। इसके अलावा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी सोर्स डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड है, वो कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो, वो कोई परचेज इनवॉइस हो, वो कोई चेक हो, गुड रिसीव नोट हो, गुड्स डिलीवरी नोट हो। तो आपने देखना है इस आइटम से रिलेटेड कौन सी जो रिलेटेड है वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट अपने जहन में लाएं। उस आइटम की अजर्शन जहन में लाएं। देखिए एक आइटम पे आप प्रोसीजर लगा रहे हैं तो उसकी एग्जिस्टेंस पर अगर वो अकाउंट बैलेंस है, बैलेंस शीट आईएसओएफपी आइटम है, तो आप उसकी एग्जिस्टेंस में एग्जिस्टेंस में कंसर्न होंगे। तो अगर वो एसेट है तो राइट, वरना लायबिलिटी है तो ऑब्लिगेशन में कंसर्न होंगे। उसकी वैल्यूएशन में, कंप्लीटनेस में, प्रेजेंटेशन में। तो आपने देखना है कि मैं जो ऑडिट प्रोसीजर लिख रहा हूं क्या मैंने सारी अजर्शन एड्रेस की हैं।
और अगर ये क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, मतलब है पीएनएल का आइटम है, तो आपने उसमें देख लेना है कि अकरेंस पर और उसकी एक्यूरेसी पर, उसके कट ऑफ पर, कंप्लीटनेस पर, क्या मैं इसकी असर्शंस पर क्या प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा। तो जब आपने ऑडिट प्रोसीजर लिखना है तो रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ध्यान में लानी है, रिलेटेड असर्शन जहन में लानी है, रिलेटेड सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस जहन में लाने हैं, और देख लेना है कि कौन कौन सा सोर्स या असर्शन या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कौन सी बातें मिसिंग है, तो उसको जहन में रख के आप प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर में शॉर्ट सेंटेंसेस आपने नहीं लिखने, पूरा कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, और बुलेट्स यूज नहीं करने, स्टार यूज नहीं करने, टिक यूज नहीं करने, प्रॉपर एबीसी लिख के या रोमन 1 2 3 लिख के आपने प्रोसीजर लिखना है। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखने के बाद फिर मेरी आपको राय है कि फिर आप ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन पे चले जाएं। ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन में आपको अगर वो कोई आइटम बताए और साथ वो आपको रेवेन्यू या प्रॉफिट या एसेट्स या लायबिलिटीज बता दे, तो पहले आपने मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है। मटीरियलिटी कैलकुलेट करके उससे बताना है कि मटीरियलिटी हमारी ये बनती है और ये इस आइटम की अमाउंट इतनी है, तो ये मटीरियल है, और इस पर किए जाने वाले काम पर अगर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पहले से मौजूद नहीं है, तो फिर आपने फर्दर प्रोसीजर सजेस्ट करने हैं। ऑडिट रिपोर्ट के साथ अगर उसने आपसे इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट पूछा या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पूछा, तो यहां भी तकरीबन रटा आएगा, तो थ्योरेटिकली आपने उसको आंसर करना है। तो आपने इस पर फोकस करना है। और इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी केस स्टडी आ जाए और आपको हिंट ना मिल रहा हो कि मैं क्या लिखूं इसके बारे में, तो आपने अपने आप को सोचना है कि अगर इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं क्या करता। फिर आपने बुक से, क्वेश्चन बैंक से या पास पेपर से आंसर नहीं ढूंढना। जहां आपको सिचुएशन ऐसी लगे कि यार ये बात तो मैंने कभी की नहीं, सोची नहीं, और हमने किसी पास पेपर में नहीं देखी, तो ये क्या पूछ रहा है, तो फिर वो जो बात करे उस रिलेटेड बिजनेस को ध्यान में लाएं और सोचें कि इस बिजनेस का ऑडिट करते हुए एक ऑडिटर क्या सोचेगा। होगा तो नॉर्मली कोई बिजनेस ना, बैंकिंग बिजनेस हो सकता है, इंश्योरेंस बिजनेस हो सकता है, टेक्सटाइल का बिजनेस हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो जर्नल थॉट को यूज करते हुए अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 9 मिनट राइटिंग टाइम होगा, तो आपने 5 6 मिनट सोच के 2 3 मिनट में, 4 मिनट में आप 5 6 सेंटेंस लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई और केस स्टडी हल्की फुल्की वो करे, और रिस्क का क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने एंड पे करना है। रिस्क का क्वेश्चन जब आपने एंड पर करना है, तो रिस्क एक्चुअली क्या होता है। रिस्क ये होता है कि थिंग्स माइट गो रॉन्ग, शायद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिसस्टेटमेंट का जरिया ना बन जाए। अगर वो आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क पूछे, फिर तो आपने इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को ही रिलेट करके बताना है कि इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा एसेट, कौन सा लायबिलिटी, कौन सी इनकम और कौन सा एक्सपेंस ओवर स्टेट या अंडर स्टेट हो सकता है। एसेट्स और इनकम स्टेटमेंट में ओवर स्टेटमेंट के चांसेस होते हैं, लायबिलिटीज, लॉसेस और एक्सपेंसेस में अंडर स्टेटमेंट के चांसेस हो सकते हैं। जब भी किसी चीज को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क बताएं, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसकी वजह से कौन सा एसेट ओवर स्टेट हो सकता है, कौन सी लायबिलिटी अंडर स्टेट हो सकती है, कौन सा एक्सपेंस अंडर स्टेट हो सकता है, कौन सी इनकम ओवर स्टेट हो सकती है। तो जब तक आप रिलेट ही नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हो रिस्क हो सकता है। और अगर वो ऑडिट रिस्क पूछे, तो फिर आप डिटेक्शन रिस्क, जो ऑडिटर रिस्क होता है, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। न्यू क्लाइंट है, और जनाब अली बहुत ज्यादा लोकेशंस पर एग्जिस्ट करता है, फॉरेन ब्रांचेस भी हैं, तो आप ऑडिट, अगर वो ऑडिट रिस्क पूछ ले, तो फिर आप साथ डिटेक्शन रिस्क भी रिलेट कर सकते हैं। और अगर वो बिजनेस रिस्क पूछ ले, तो अगर आपने एमएफए पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है, एमएफए में आपने देखना पेस्टल पढ़ा हुआ था, तो पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो वो सारे फैक्टर जहन में ले आए, या स्वॉट की बातें जहन में ले आए। स्वॉट में हमारे पढ़ा था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स होती हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो कभी भी रिस्क नहीं होता ना, थ्रेट रिस्क होंगी। तो आपने अगर कोई थ्रेट्स दी हुई हो, अगर वो बिजनेस रिस्क पूछे, तो आपने इसी तरह ये पॉलिटिकल, सोशल, लीगल फैक्टर्स और बाकी चीजें, इन चेंजेस को अपने जहन में ला के आपने ये बताना है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को ये अफेक्ट कर सकते हैं। जब आप बिजनेस रिस्क पे बात करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र नहीं करेंगे। यू जस्ट नीड टू मेंशन के किन किन वजूहात की बुनियाद पर बिजनेस के लिए फ्यूचर में एडवर्स सिचुएशन पैदा हो सकती है। यू नीड टू डिस्कस बिजनेस ओनली।
कि बिजनेस के लिए क्या एडवर्स सिचुएशन होगी। और जब वो अगर पार्ट बी में कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क भी बताओ, तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क बताते हैं तो फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। वो कहता है जी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि हमारा ओल्ड एसेट इम्पेयर हो सकता है, IS 36 इन्वॉल्व होगा। फैशन चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी से, लोग कंपेटिटर की तरफ जाएंगे, तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पर जानी चाहिए, तो ये भी हो सकता है इन्वेंट्री माइट बी ओवर स्टेटेड। और तीसरा ये भी हो सकता है कि अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है और अब आप अपनी कॉस्ट भी मीट नहीं कर पाएंगे, तो शायद ये आपके लिए गोइंग कंसर्न इशू भी हो सकता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अब आपको गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनानी चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलेट करना बहुत जरूरी है, और बिजनेस रिस्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट नहीं होती। उसमें आपने ज्यादातर अपने गोइंग कंसर्न इश्यूज, प्रॉब्लम और बिजनेस के लिए एडवर्स कंसीक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, उनको आपने डिस्कस करना है। तो ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन एंड पर रखें। 13 मिनट जो रीडिंग टाइम आपने बचाया था, 2-4 मिनट वो अपने जहन में बचा के रखें। ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन आपने पहले 2 मिनट में रफ रीडिंग कर लेनी है, और आपने देख लेना है इसमें कौन कौन सा एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस इन्वॉल्व हो रहा है। तो फिर दूसरी रीडिंग में जो आइटम आए उसको आपने पेपर पे लिखते जाना है, और 6-6, 7-7, 8-8 लाइनें छोड़ते जानी है, उसको लिखते जाए। जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट हो कि इस चेंज की वजह से ये एसेट ओवरस्टेट, अंडरस्टेट हो सकता है, लायबिलिटी अंडरस्टेट, तो उसको फौरन लिख दें। जिसके बारे में आइडिया ना हो पहले सारे आइटम लिख लें, और फिर उसके बारे में लिख दें कि इस सिचुएशन की वजह से ये एसेट या लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस जो है वो ओवरस्टेट या अंडरस्टेट हो सकता है। इंशाल्लाह इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। पेपर में, ऑडिट में एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी लिखना है सोच के लिखना है, जल्दी में नहीं लिखना। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 18 मिनट्स है, 5-6 मिनट्स प्लान करें और जाएं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टर्म में पास हो जाते हैं बाकी तमाम पेपर्स में, और तकरीबन उसमें कुछ बच्चे जो है ऑडिट में प्रॉब्लम फेस करते हैं और उनका ऑडिट रह जाता है। आपके 3.25 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और आपका हर एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और हर सेंटेंस से पहले सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सोचना है, पहले सेंटेंस को अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करना है, और फिर उसको अच्छी इंग्लिश में लिखना है। तो इस तरह इंशाल्लाह करेंगे तो आपका इजीली ऑडिट का पेपर पास हो जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट मिनट तक फाइट करनी है, हार नहीं माननी, पेपर पूरा करके सीने पे हाथ रख के खुद को समझाना है, बस यही कर सकता था। बाकी जो है वो ऊपर वाला जाने और रिजल्ट जाने, आपने अपना 100% देना है। कोशिश कीजिएगा नींद पूरी करके जाइएगा। थ्योरी में हम ये रिस्क ले लेते हैं, नींद पूरी नहीं करते। अगर आपकी नींद पूरी होगी और आप नाश्ता हल्का फुल्का जरूर करके जाइएगा, तो इंशाल्लाह ताला नींद पूरी होगी, दिमाग अगर रिलैक्स हो तो आपको आइडियाज ज्यादा जनरेट होते हैं। जहां हमने 5 महीने में कुछ नहीं किया, 1-2 घंटे में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। जो क्वेश्चन ना आए उसको जनरलाइज वे में देख लीजिएगा। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बातें आपको हेल्प करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।